हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास मैथ को लेकर होने वाली है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे निर्देशांक ज्यामिति को लेकर। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति ही क्यों? हम निर्देशांक ज्यामिति को ही लेकर सबसे पहला टॉपिक क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये 9वीं कक्षा का पहला अध्याय होने वाला है। इसमें हम ये देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं। इस टॉपिक के चुनने के पीछे कई कॉन्सेप्ट हैं, कई रीजन हैं। इसकी चर्चा तो हम क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस टॉपिक को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके, आप सीख सको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्योंकि 9वीं कक्षा का ये अध्याय आपके लिए अपने आप में एक मील का पत्थर होने वाला है। लेकिन अगर आप ये क्लास करते हो तो ये सारी दुविधाएं आपकी पूरी तरीके से हल हो जाएंगी, इस बात की गारंटी तो मैं लेती हूँ। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या सीखने को आज मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम ये बात की चर्चा करेंगे कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसी टॉपिक को मैंने इस क्लास के लिए क्यों चुना है। वो इसलिए क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपके पीछे के सिलेबस में दिया हुआ था, यूनिट नंबर 3 एंड 4 में, जिसमें आप ये सीखते हो कि आपके निर्देशांक ज्यामिति में किस किस तरह की राशियों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ में आप किस प्रकार से इनका इंडिकेशन करते हो, जो कि इस समय चेंज करके पूरी तरीके से बदलाव के साथ आया है। इस बार आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरियां बतानी है, फॉर्मूले एप्लीकेबल करने हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब आप वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति के स्टार्टअप को ही समझ रहे होंगे। यानी निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? ज्यामिति आपको जैसा कि पता है कि ज्यामितीय संरचनाएं यानी जो आकृतियां होती हैं वो किसी भी वस्तु की निरूपित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफ की पद्धति होती है। ग्राफ के द्वारा किसी भी वस्तु को प्रस्तावित करना ज्यामिति के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर निर्देशांक भी लिखा गया है। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशित करना या फिर उसकी स्थिति को प्रतिमानित करना, प्रस्तावित करना। तो यहाँ पर हम ग्राफ के द्वारा किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रस्तावित करने वाले हैं। अब इस वस्तुओं को प्रस्तावित करने के लिए जिन निर्देशों का हम प्रयोग करते हैं वो निर्देश क्या होते हैं, ये आप समझ के चलिए। जब भी हम ग्राफ लगाते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ का एक फिगर ड्रॉ किया जाता है वो होता है एक ऊर्ध्व लाइन और दूसरी होती है आपकी क्षैतिज लाइन। ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास एक प्लस का साइन होता है, आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कैसे? यहाँ पर आपके अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। दो अक्ष होते हैं, इसको हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है वाई अक्ष के नाम से। इस आधार पर अगर आप देखोगे तो पर हेड इस पर 90 डिग्री के एंगल का शो होता है। यानी टोटल सबको जोड़ोगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हर एक 90 डिग्री को प्रस्तावित करता है। तो फिलहाल हमें ये चीजें तो प्रस्तावित नहीं करनी, बट अपने दिमाग में लेकर चलना है। और जहां पर भी ये ऊर्ध्व लाइन और क्षैतिज लाइन यानी कि ये जो क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्व रेखा है जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, वो पॉइंट होता है आपका जीरो, जिसको आप ओरिजिन कह सकते हो, यानी कि मूल बिंदु कह सकते हो। अब यहाँ पर जो चीजें देखने और समझने वाली है, एक्स अक्ष के ठीक अपोजिट वाला जो हिस्सा होता है उसे एक्स डैश के रूप में प्रस्तावित करते हैं और वाई अक्ष के ठीक अपोजिट वाले हिस्से को हम वाई डैश के रूप में प्रस्तावित करते हैं। एक्स अक्ष को अगर हम पूरी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन या फिर पूर्णांक संख्या रेखा मान लें तो जीरो इसका मिड पॉइंट हो जाता है। एक्स के साइड का जो अक्ष है उसमें जितनी भी संख्याएं होंगी वो धनात्मक होंगी, वहीं पे एक्स डैश साइड की यानी जीरो से एक्स डैश साइड की जितनी भी संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो ये जो होगा वो अक्ष आपका धनात्मक और दूसरा जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ये संख्या जो होगी वो आपकी ऋणात्मक में जाएगी। सेम कंडीशन जो है वो आपका y के साइड भी जाएगा। ये वाला जो होगा वो प्लस को शो करेगा और ये वाला जो डैश वाला होगा वो y जो डैश का होगा वो माइनस को शो करेगा। अब इस हिसाब से आपके चार चतुर्थांश बनते हैं। चतुर्थांश कहने का मतलब चौथा हिस्सा, तो हम इसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। मैं आपको बता दे रही हूँ चतुर्थांश यानी कि हम इसे कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, चतुर्थांश। ये आपका होगा द्वितीय,
ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि घड़ी की जो सुई घूमती है ना उसके विपरीत दिशा में। अब ये है आपका तृतीय, ये हो गया आपका चतुर्थ। इसमें x अक्ष को भुज के नाम से और y अक्ष को कोटि के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा, x अक्ष को भुज के नाम से और y अक्ष को कोटि के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर जब भी हम किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं तो उसमें हमें दोनों को रिप्रेजेंट करना होता है, x और y दोनों को। तो अगर x और y को रिप्रेजेंट करना है तो ये हमेशा अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है और अल्फाबेट के अंतर्गत x पहले y बाद में आता है। तो हम हमेशा पहले x को ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद y को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले चतुर्थांश में x और y को रिप्रेजेंट करने के लिए x भी प्लस साइन में होगा और y भी प्लस साइन में होगा। तो ये है इसका निर्देशांक। y की बात करते हैं तो इसमें आपको x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। यहाँ पर x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। तृतीय चतुर्थांश की बात अगर हम करें तो इसमें आपका x जो होगा वो माइनस में और y भी माइनस में, यानी दोनों माइनस में होने वाले हैं। और अगर हम चतुर्थ की बात करते हैं तो इसमें x y लिखा जाता है, x प्लस में और y माइनस में। तो इस तरीके से आप चतुर्थांशों के आधार पर देखोगे तो यहाँ पर x y दोनों ही प्लस में होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में की बात अगर हम करें तो x माइनस में और y प्लस में होता है। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो x भी माइनस में और y भी माइनस में, और चतुर्थ की बात करें तो x प्लस में और y माइनस में होता है। इस तरीके से अगर किसी भी बिंदु को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हमें नहीं पता कि किसका मान कितना है, x के मान कितना है, y का मान कितना है, और इसको ग्राफ में अगर दिखाना है तो हम सबसे पहले किसी एक का मान निकालते हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू हमें माना कि पहले हम एक मान रख लेते हैं। माना कि अगर हमें x और y दोनों का मान नहीं दिया तो माना कि x बराबर हमने 0 मान लिया, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, 0 हमने रखा, 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2। दैट मीन्स आपका कितना आया, y इज इक्वल टू 2 आया। यानी कि जब x का मान 0 है तो y का मान 2 है। और इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये संख्या 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, ये -1, -2, ये भी -1 और -2। तो हम यहाँ पर इसको 0 ऑरिजिन पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं हम x का मान हमने रखा 1, और सेम इक्वेशन में तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, 1 प्लस 2y इक्वल टू 4, अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 -1, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, दैट मीन्स 1.5। अब हमें y 1.5 दिखाना है, x पर 1 और y पर 1.5। तो ये रहा 1 और ये इन दोनों के बीच की दूरी, यानी इस चीज को हम, ये अगर मीट पॉइंट है 1 और 2 के, तो हम इसे यहाँ पर प्रस्तावित करेंगे और इस तरीके से इधर से भी मिलाएंगे और इधर से भी मिलाएंगे। ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा, जहां x और y को रिप्रेजेंट किया है हमने कैसे, 1 और 3y2 के रूप में। और इस तरह से ये जानना जरूरी है, तब आप कहीं जाकर 9th का पहला अध्याय सही तरीके से लगा पाओगे। आशा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर इसको लेकर कोई भी क्यूरीज होती है तो आप कमेंट में जाकर हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो और हम पूरी कोशिश करेंगे उन प्रश्नों को हल करने की, उन प्रश्नों को आपको पूरी तरीके से समझाने की कि आपकी क्यूरीज पूरी तरीके से शांत हो सके, आपको समझ में आ सके। आशा है ढेर सारी जानकारियां आपको मिलेंगी और आगे भी मिलती रहेंगी। इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगला क्लास जो होगा वो आपके 9th के पहले चैप्टर को लेकर होगा, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। विद फॉर्मूलाज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपके मैथ्स को बहुत ही इजी बनाएंगे, ताकि आप इसको बहुत ही सरलता से लगा पाओ, समझ पाओ, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल अलग तरीके से आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना है। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।